जय हिंद। आज हम लोग शुरू करेंगे एसएसटी, ठीक ना। इसमें 1 से 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आज इसका पार्ट 1 चलेगा, जिसमें 1 से 40 तक क्वेश्चन का डिस्कशन कराऊंगा मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिर नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, जिसमें 41 से 80 तक का क्वेश्चन का डिस्कशन रहेगा। ये 2025 के बिहार मैट्रिक बोर्ड में पूछे गए ओरिजिनल पेपर है। इसको एकदम देखते रहिए, फिल्म रील्स वगैरह की जगह पर ना इसी को देख लीजिए। ये 2025 में पूछे गए ओरिजिनल पेपर का ही मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। चलो आज करेंगे पार्ट 1 में 1 से 40 तक क्वेश्चन का डिस्कशन। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 में। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। देखो इसमें भी कह रहा है ना कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने, याद रखना। ये 40 प्रश्न, 80 में से 40 जो आसान लगे उसको टिक करके आ जाना है ना, बढ़िया से भर के। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है। याद रखना, ये जलमार्गों की लंबाई पूछा है। एक होता है जलमार्ग, एक होता है राजमार्ग। राजमार्ग जो धरती पर सड़कें हैं, है ना, मतलब लंबी लंबी सड़कें हैं। और जल मार्ग ना, जल का मतलब होता है जल वाला रास्ता। इसको इंग्लिश में ना नेशनल वाटरवेज बोलते हैं। इसी को शॉर्टकट में NW बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर होगा C, नेशनल वाटरवेज यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 का लंबाई ना सबसे कम है। इसकी लंबाई याद रखना आप लोग 205 किलोमीटर है। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, इसकी लंबाई आपको है 891 किलोमीटर, है ना, 90-91, इसी से याद रखना। और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4, इसका लंबाई है 1095 किलोमीटर। तो ये पिछले साल का मैट्रिक में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। उर्वरक का मतलब होता है ना खाद वाला, खाद जो खेतों में नहीं छीटा जाता भारत में। इसका आंसर हो जाए, देखो ये बाबू बर्नपुर टिक मारा है। इसका आंसर होगा सिंदरी। सिंदरी कहाँ है? सिंदरी है झारखंड में, झारखंड में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। याद रखना, भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1951 में झारखंड के सिंदरी जगह पे की गई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा A, राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर ना राजस्थान से होकर गुजरती है। और इसको बनाया किस किस नदियों पर गया है? सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर बनाया गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है। गुजरात में कौन सा तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है? डिगबोई। देखो ये बाबू डिगबोई मारा है। इसका आंसर डिगबोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा अंकलेश्वर, है ना। इसका आंसर अंकलेश्वर। अंकलेश्वर रिफाइनरी संयंत्र ना गुजरात में है, ठीक, गुजरात में। बाकी ये रुद्र सागर, नाहर कटिया, डिगबोई, ये तीनों मिलके कहाँ हैं? असम में। डिगबोई चूँकि नाम ज़्यादा आता है, सबसे पहला, याद रखना, यह सबसे पहला भारत का तेल उत्पादक क्षेत्र है ना, तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसीलिए बाबू ने इसको मार दिया, लेकिन ये नहीं होगा। गुजरात में हमारा होगा अंकलेश्वर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। मोनाजाइट अयस्क सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा केरल। केरल में ना सबसे अधिक मोनाजाइट अयस्क निकाला जाता है, ठीक। अब बताइएगा कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट या अयस्क है थोरियम का, ठीक ना, थोरियम का अयस्क है। याद रख लेना, ये साइंस में भी पूछ सकता है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का। चलो क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, जहाँ जीव जंतु के लिए आरक्षण किया गया है, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु भी आराम से रहते हैं, इंसानों से कोई खतरा नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 12 जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र है ना, उसको यूनेस्को द्वारा मान्यता मिल गई है। लेकिन भारत में पूछ दे कि भारत में कितना है, तो भारत में 18 है। इसका याद रख लेना। भारत में जैव मंडल 18 वो आरक्षित है ना, जैव मंडल आरक्षित है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आलू किस प्रकार की फसल है। आलू किस, देखो ये बाबू जायद फसल में टिक लगाया हुआ है। इसका आंसर होगा रबी। सी नंबर हमारा रबी की फसल है। देखो ना, रबी की इसकी बुआई कब होती है। रबी फसल आपके किताब में दिया है, रबी फसल, खरीफ फसल, इसकी सबकी बुआई याद रखिएगा है ना। और जायद फसल ना, इसमें आता है खीरा ककड़ी, खीरा ककड़ी, तरबूज, हमारे तरफ तरबूज को लालमी कहते हैं। इसकी बुआई होती है खरीफ की मई जून में, गर्मी में। तो इस हिसाब से बताओ उस समय क्या क्या बोया जाता है। धान बोया जाता है, धान बोया जाता है कि नहीं, बाजरा, ये सब धान बाजरा। फिर यहाँ रबी की फसल की बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में। तो इसमें क्या क्या बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। गेहूँ नहीं बोया जाता है, गेहूँ, मक्का, ये सब इसी में आता है। आलू, ठंडी के दिनों में आलू की बुआई होती है कि नहीं, गन्ना, ये सब रबी की फसल है ना। तो याद रखना, जायद फसल, रबी फसल और खरीफ फसल, तीन ही प्रकार के फसल होते हैं, रबी, खरीफ, जायद। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है। कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे ना पश्चिमी घाट पे है। देखो इसको मैं एक मैप से बताता हूँ। मान लो ये हमारा इंडिया है, मान लो, ठीक ना। तो यहाँ पे है महाराष्ट्र, यहीं पे है कर्नाटक, ठीक ना, यहाँ पे है केरल, और ये हमारा तमिलनाडु, इधर का ये तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ना, इसी के तट को कोंकण तट कहते हैं, है ना, कोंकण तट। इसको सह्याद्री भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट पश्चिम दिशा में है कि नहीं, ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसीलिए इसको पश्चिमी तट को कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच में इसी में गोवा भी है ना। तो इसको जोड़ेगा कौन, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। आंसर नंबर बी, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच कोंकण रेलवे है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है। दलाल स्ट्रीट से ना, याद रखिएगा, दलाली कहाँ मिलती है, अपने तरफ दलाली के रूप में रुपया कमाता है लोग कि नहीं, दलाली करके। तो याद रखना, पूंजी को रुपया तो नहीं कहते हैं, कैपिटल कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन पूंजी का मतलब ही होता है रुपया। बहुत ज़्यादा रुपया आता है ना, तो उसको पूंजी बोलते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी बाजार से। दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है, तो पूंजी बाजार से। इसको याद रखना, दलाल से दलाली आता है, रुपया पैसा, यानी पूंजी में जाएगा, यानी पूंजी बाजार से संबंधित है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, लास्ट में नहीं बोल देगा। तो इसका आंसर होगा ना डी, दोहरी नागरिकता। भारत में ना दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दोहरी नागरिकता मतलब कभी आप मान लीजिए बिहार में रह रहे हैं तो बिहार की भी नागरिकता और पूरे भारत की भी नागरिकता, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, नागरिक हम लोग पूरे भारत के हैं। हम लोग बिहार के निवासी हैं, बिहार में निवास करते हैं। कोई तमिलनाडु में है, कोई यूपी में है, ऐसे करके। तो भारतीय संघ में स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी सरकार का मतलब एक केंद्र में और एक राज्य में, है कि नहीं। केंद्र में चलता है पीएम और राज्य में चलते हैं सीएम।
लिखित संविधान, भारत का सबसे बड़ा संविधान है लिखित संविधान। तो ये तीनों है, लेकिन दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता है। आई होप समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? किस अनुच्छेद में स्थानीय स्वशासन? स्थानीय स्वशासन होता है ना, जिसमें आता है ग्राम पंचायत, ठीक, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ये सब स्थानीय रूप से होता है कि नहीं, गांव स्तर पर। तो इसका उपयोग ना, देखो ये बाबू सही टिक लगाया, इसका आंसर यही होगा सी। अनुच्छेद 40 में इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का बात कहा गया। इसी में कहा गया है कि गाँव में ग्राम पंचायत होगा, संविधान के अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। 2/3 बहुमत से अगर पास कर दिया जाए 2/3 से, तो मुखिया का पद खत्म हो जाता है। मुखिया खत्म, विश्वासी नहीं है उस पर ना, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और 1/2 जब बहुमत से पारित होता है तो इसको बोलते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, याद रखना इसको, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? आंसर होगा, देखो ये बाबू 72 मारा है, 75 जबकि होगा 75। इसका आंसर यही होगा। नगर निगम ना शहरों में भी वार्ड सदस्य चलते हैं, शहरों में भी वार्ड का चुनाव होता है। तो उसमें नगर निगम में अधिकतम है ना 75 वार्ड हो सकते हैं, है ना, इसको याद रखिएगा। 2007 से ये प्रावधान किया गया है, 2007 से। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? सप्तदलीय गठबंधन, जिस तरह इंडिया में एनडीए पार्टी है कि नहीं बीजेपी की, तो इसी तरह सप्तदलीय गठबंधन भी चला था। कहाँ? नेपाल में। सप्तदलीय को शॉर्टकट में कहते हैं SPA, एस से 7 पार्टी अलायंस। तो ये हो गया हमारा आंसर सी, नेपाल में। चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन है? पंचायती राज गांव स्तर पर चलता है, तो इससे संबंधित समिति कौन है? अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता, ये दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों। अब इसको याद रखना, अशोक मेहता समिति ना, इसमें कितने नाम है? 1 और 2, अशोक मेहता। और इसमें नाम देखो तो 1 2 3 बलवंत राय मेहता। तो ये 3 नाम है ना, तो ये त्रिस्तरीय की बात किए थे, है ना, यानी ग्राम पंचायत गांव के स्तर पे 3 स्तर का होना चाहिए। और इसने अशोक मेहता ने 2 स्तरीय बात किए थे। त्रिस्तरीय में कौन कौन होते हैं? ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, और तीसरा होता है जिला पार्षद। जिला परिषद होते हैं कि नहीं? तो 3 स्तरीय की बात किए थे। इन्होंने 2 ही स्तर, केवल ग्राम और पंचायत समिति। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा। दोनों ने ग्राम पंचायत के बारे में बात कही थी। इसी से क्वेश्चन बनेगा ना, तो इसको VVI लगा लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र, ये क्वेश्चन ना मॉडल पेपर में भी आया है, आपके SST का 2026 का मॉडल पेपर आया, उसमें भी पूछा है। तो लोकतंत्र की स्थापना, इसका आंसर हो जाएगा सी, 2006 में आया था, है ना। और इसी में वो पार्टी SPA पार्टी ने हिस्सेदारी अपना निभाई थी, इसी के चलते लोकतंत्र आया। नहीं तो इससे पहले 2006 से पहले राजा का राज चलता था, यानी राजतंत्र, है ना। लेकिन 2006 के बाद SPA पार्टी आई, वहाँ सप्तदलीय गठबंधन, और वहाँ पे इलेक्शन होना चालू हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्टिन लूथर का। ये भी सही बाबू टिक लगाया है, मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर ने कहा था ना कि मुद्रण यानी प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें अखबार वगैरह छपता है,
ईश्वर की दी हुई ना महानतम देन है, एकदम महान देन है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मार्टिन लूथर, अब बताइएगा प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित था कि नहीं? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक था यही। ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोटेस्टेंट धर्म के संबंधित कौन है? तो मार्टिन लूथर। चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? सबसे पुराना बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी बैंक है ना, सबसे पुराना बैंक है ना। इसकी स्थापना हुई थी, लिख लेना यहीं पे, 1894 में। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में। बैंक ऑफ इंडिया, BOI, इसको शॉर्टकट में BOI बोलेंगे, इसकी स्थापना 1906 में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको शॉर्टकट में SBI बोलेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1955, ठीक ना। इसको शॉर्टकट में PNB बोलते हैं, PNB बैंक। तो इसकी स्थापना तो सबसे पुराना यही हुआ ना, सबसे पहले स्थापना भारत में यही हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस समय उसमें भाग लिए थे 72 प्रतिनिधियों ने। इसका आंसर हो जाएगा बी, 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तभी ना डफरिनवा बोल दिया था कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, मतलब वो समझ गया कि कांग्रेस टूट जाएगा। अब 78 अनुयायी कहाँ भाग लिए थे? ये लिए थे नमक आंदोलन में। नमक आंदोलन जब गांधी चालू किए थे ना, तो इसमें 78 आदमियों ने भाग लिया था। इसको याद रखना, नमक, इसको पूरा लिख ही लो, नमक आंदोलन में, ठीक। तो इसका आंसर होगा हमारा बी। है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? नहीं है, देखो यहाँ पूछा है ना, उदारवादी का मतलब है ना कि नरम दिल का, ठीक, नरम दिल वाला। अब कह रहा है कि नरम दिल वाला नेता नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? नहीं है का मतलब यानी उग्रवादी, यानी कठोर दिल वाला। तो इसमें याद रखना ना, कठोर में 3 आदमी का नाम बहुत फेमस आता है, ठीक, पढ़े ना आप लोग, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल थे, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से कौन हो जाएंगे? बिपिन चंद्र पाल। चंद्र, ये 3 ही नेता थे ना, 1 2 3, ये बहुत उग्रवादी नेता थे। तो पूछ देगा कि उग्रवादी नेता में कौन थे? तो अब बताओ ना, उदारवादी नेता नहीं है, यानी उग्रवादी कौन थे? तो इसमें किसका नाम आ रहा है? लाला लाजपत राय का आ रहा है? नहीं। बाल गंगाधर तिलक का आ रहा है? हाँ, इनका आ रहा है। तो इनका आंसर 20 का हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलो, अब बिपिन चंद्र पाल भी थे, तो इनका ऑप्शन में नाम नहीं है। तीनों में से किसी एक को देगा। अब वहीं पूछ देगा कि उदारवादी नेता कौन थे? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब नरम दिल वाले नेता थे, है ना। तो इसको याद रखना, यहाँ में नहीं भटकना है, नहीं में और है में, है ना, पूछा है कि नहीं है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? किसने, याद रखना इसको, किसने वापस लिया? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ये इसके समय में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन किसने वापस लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हार्डिंग ने, है ना। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में फैसला लिया कि हम बंगाल विभाजन को वापस लेते हैं, है ना। इसने वापस ले लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 याद रखना, कह रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसको लगाओ VVI। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछेगा कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। देखो इसने भी सही टिक लगाया, इसका आंसर डी हो जाएगा, केरल में। और कब हुआ था पूछ दिया अगर क्वेश्चन में कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में, है ना। इसको याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? नाइट को शॉर्टकट में लिखा है, इसका पूरा नाम होता है ना नाइटहुड। नाइटहुड, है ना, नाइटहुड। देखो ना यहाँ इंग्लिश में लिखा भी होगा नाइटहुड, यहाँ लिखा हुआ है नाइटहुड।
के साइलेंट हो जाता है तो नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। इसने भी सही टिक लगाया। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी समय नाइटहुड। उस समय अंग्रेजों द्वारा बढ़िया बढ़िया लोगों को ना उपाधि दिया करते थे, जैसे राय बहादुर की उपाधि। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दिए थे ना, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय उन्होंने लौटा दी। अब बताओ ये कब घटना घटित हुआ था? तो मैंने मॉडल पेपर में बताया भी है, 13 अप्रैल 1919 को घटना हुआ था। जालियांवाला बाग में सबको इकट्ठा हुए थे लोग, उसी में जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और बहुत से लोग मर गए। चलो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि मास्टर दा किनका उपनाम था? मास्टर दा के नाम से किसको जाना जाता था? इसका आंसर, इसने भी सही टिक लगाया है, सूर्यसेन होगा, है ना। सूर्यसेन ना, इन्होंने बांग्लादेश, उस समय बांग्लादेश इंडिया का हिस्सा था, तो बांग्लादेश में एक जगह था चटगांव, वहाँ ना हथियार, अंग्रेज़ों का हथियार बहुत ज़्यादा रखे हुए थे। उसी हथियार खाना को, मतलब फैक्ट्री को लूट लिए थे उन्होंने, है ना। तो उसको चटगांव शस्त्रागार लूट लिए थे। कब लूटे थे? 1930 में। और उसी का नेतृत्व किए थे, उसी आंदोलन का, तो इसीलिए उसी समय से उनको मास्टर दा की उपाधि दे दी गई। चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? पूंजीगत वस्तु का मतलब होता है ना जिससे फायदा हो, जिससे पूंजी और बढ़े, है ना। पूंजी मतलब बहुत ज़्यादा रुपया पैसा को पूंजी कहते हैं। छोटा छोटा बहुत कम रुपया, 10,000, 5,000, 20,000 को रुपया पैसा कहते हैं ना, मनी। लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम करोड़ों में, लाखों में, अरबों में डील चलता है तो उसको पूंजी कहते हैं ना, यानी कैपिटल। तो ये ना इसका आंसर होगा आपका सभी, इनमें से सभी। सोच के देखो ना, उपकरण कोई बना लेते हो तो उससे रुपया आने लगता है। ट्रैक्टर डायरेक्ट रुपया नहीं देता है, लेकिन इससे काम आसान हो जाती है, बड़े बड़े काम को आसान से कर देता है। मशीन भी भारी से भारी कामों को आसान कर देता है, इसीलिए इससे बहुत ज़्यादा पूंजी मिलने लगती है। फैक्ट्री में यही सब ना काम आता है, तो इसीलिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा कि कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? देखो ये, इसको VVI लगा लो। जब ये 2025 के एग्ज़ाम में पूछा है, मॉडल पेपर में भी दिया है, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी है ना। मॉडल पेपर 2026 का आया है, उसमें भी दिया है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखो, इस बाबू ने भी सही टिक लगाया, प्राथमिक क्षेत्र। अब बताओ प्राथमिक क्षेत्र में आता क्या है? कृषि यानी खेती। वहीं द्वितीय क्षेत्र में फैक्ट्री यानी उद्योग, फैक्ट्री या उसी को कहते हैं उद्योग। ठीक, और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बन गए तो वो सेवा ही तो दे रहा है ना, डॉक्टर, शिक्षक जो सेवा देते हैं, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन, इसने भी सही टिक लगाया बाबू ने, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर बिहार का विकास होगा तभी भारत का विकास संभव है। ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम ने बोला था, अब्दुल कलाम ने। चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग ना, इसमें आंसर होगा इसका संचार। संचार मतलब कम्युनिकेशन, इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार का मतलब जैसे आजकल इंटरनेट आ गया है, मोबाइल है कि नहीं, एकदम रूम में बैठे बैठे देश विदेश की खबरें आपको मिल जा रही है। पूरी दुनिया को जोड़ता है कि नहीं, ये पूरी दुनिया को आपसे कनेक्ट कर देता है, सारा दुनिया का न्यूज़ घर बैठे देख लेते हैं। इसीलिए आधारभूत संरचना का अंग, आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग संचार को माना जाता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन, ये विश्व लिखा है, इसको पढ़ लेना है ना। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा B, 164। विश्व व्यापार संगठन में 164 देश शामिल है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ना, विश्व का वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन, WTO, शॉर्टकट में WTO। एक आता है विश्व WHO,
विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। WHO में सदस्य देश कितने हैं, तो 194, याद रखना। अगली बार यही क्वेश्चन पूछ दे कि WHO में कितने सदस्य हैं, यानी विश्व, हिंदी में लिखवा दे रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक ना, इसका हिंदी होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 देश, जबकि विश्व व्यापार संगठन में 164 देश शामिल हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति। ये भी बाबू सही टिक लगाया। देखो ना, राष्ट्रीय आय को जब तुम भाग दे दो, ऐसे भाग का चिन्ह होता है ना, कुल जनसंख्या से, तो हमारा क्या निकल जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है ना। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक प्रति व्यक्ति कितना रुपया पैसा कमाता है, उसका आय आमदनी कितनी है। तो इसका आंसर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है। देखो ये क्वेश्चन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पूछा है। तो इसके शिकायत करने की अवधि ना 2 माह नहीं 2 वर्ष तक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अगर आप इसके लिए शिकायत करने जाते हैं तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष तक, है ना। इसका उद्देश्य होता है ना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कि खतरनाक वस्तुओं से सुरक्षा देना, है ना, सुरक्षा देना, धोखाधड़ी हो जाए उससे सुरक्षा देना, धोखाधड़ी से बचाव करता है ना ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष के अंदर आप शिकायत कर सकते हैं थाने उन्हें पे। चलो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है। देखो सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक मतलब कमर्शियल बैंक, है ना, कमर्शियल बैंक्स। तो इसका आंसर बाबू ने सही टिक लगाया है 12। इसका आंसर 12 होगा। जैसे SBI, PNB, ये सब पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब है कि नहीं, भारतीय स्टेट बैंक, ऐसे ऐसे करके 12 बैंक है जो सार्वजनिक रूप में काम करते हैं, यानी सरकारी रूप में। चलो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है। इसका आंसर होगा ना वैश्वीकरण। इसी को इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब ना बहुराष्ट्रीय कंपनी इसी के अंतर्गत आती है, विश्व स्तर पर पहचान बनाती है अपना, है ना, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर विश्व स्तर पर पहचान बनाती है। तो इसीलिए आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है, विश्व स्तर पर अपना पहचान बनाएगी वैश्वीकरण के तहत। चलो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है। ऋण यानी कर्ज, ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये अल्पकालीन मार दिया, इसका आंसर होगा दीर्घकालीन। दीर्घकालीन ना बहुत लंबा समय। पूंजी बाजार यानी अभी बताया ना, पूंजी अगर रुपया बाजार रहता ना तो उसके लिए होता अल्पकालीन, है ना। मुद्रा बाजार, मुद्रा या रुपया वाला बाजार, है ना, बाजार रहता तो उसके लिए ये आंसर हो जाता। लेकिन दीर्घकालीन होता है पूंजी बाजार। पूंजी को मैंने बताया ना कि मान लो बहुत ज़्यादा रुपया पैसा आ रहा है आपके पास तो उसको पूंजी बोलते हैं, है ना, कैपिटल। तो पूंजी के लिए दीर्घकालीन टाइम दीजिए। मान लीजिए कोई 1000 करोड़ 2000 करोड़ बैंक से लोन लेके आ गया तो उसको एकदम साल 2 साल का टाइम थोड़ी दीजिएगा भरने के लिए, उसके लिए टाइम बहुत लंबा चाहिए। तो दीर्घ मतलब होता है लंबा, अल्प माने होता है कम, ठीक ना। दीर्घ का मतलब लिख लेना, लंबा समय, है ना, लंबा समय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दीर्घकालीन। चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको लगा VVI। मानव विकास मानव आज का मानव विकास किस स्तर पर करता है, उसमें किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है। देखा जाता है कि कौन कौन से घटक मिलाकर कि मानव सबसे अधिक विकास कर रहा है। तो उसमें शैक्षिक स्तर यानी एजुकेशन, आप पढ़े लिखे होंगे। स्वास्थ्य स्थिति, मान लो उस देश का स्वास्थ्य स्थिति सारे लोग स्वस्थ रह रहे हैं, हेल्थ एकदम। प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है ना, ऊपर का तीर का मतलब बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी का आंसर
डी हो जाएगा। ये सभी मिलाकर बनाया जाता है। ये बाबू ने प्रति व्यक्ति आय केवल मार दिया। ये सभी मिलाकर ना देखा जाएगा कि उस देश का मानव कितना विकास किया हुआ है ना। तो इस सारे स्तर को नापा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी। देखो ये आपका मॉडल पेपर में भी दिया है ना। मॉडल पेपर आया है 2026 का, उसमें भी ये क्वेश्चन है। इसको लगाओ VVI, ये आ सकता है। फिर इसका आंसर होगा, देखो इस बाबू ने भी टिक सही लगाया, रेगनर नक्स ने। रेगनर नक्स ने गरीबी का कुचक्र दिया था। अब गरीबी का कुचक्र होता क्या है बताओ। तो इसमें होता है ना कि अमीर व्यक्ति और अमीर होते जाता है और गरीब और गरीब होते जाता है ना। इसको याद रखना, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होते जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया। कैलोरी मापदंड ना मतलब कोई गरीब है कि नहीं, ये रुपया पैसा से नहीं मापा जाता है। इसको मापा जाता है ना कि आप कितना एनर्जी कैलोरी ले रहे हैं, मतलब भोजन में आप कितना कैलोरी एनर्जी ले रहे हैं, ठीक ना, इसी पे मापा जाता है। तो इसके लिए ना इसका सुझाव दिया था योजना आयोग ने। योजना आयोग पहले इसी का अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, नीति आयोग 2015 से, है ना। नीति आयोग नाम हो गया है 2015 से, है ना। तो योजना आयोग ने सुझाव दिया था कि कैलोरी मापदंड के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का ये बना ना 1919 के अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हमारा कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है। तो बिहार के विकास में बाधक कौन कौन होता है। गरीबी है, ये है, यहाँ हर दिन मतलब हर बरसात में बाढ़ आइए जाता है, और यहाँ बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर है। इसीलिए इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसका भी सही है इस बाबू का, इनमें से सभी, इसका आंसर सभी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 और हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसको मैं 1 से 40 तक ना पार्ट 1 में कवर किया हूँ। पार्ट 2 आप देखिएगा 41 से 80 तक का डिस्कशन चलेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो इसको देखना नहीं भूलिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्न में से किस देश का HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक भारत से अच्छा है। भारत से भी अच्छा कौन है जी। तो इसमें आंसर सही टिक लगाया है श्रीलंका हम लोगों से अच्छा है। नेपाल नहीं है। पाकिस्तान ये तो नल्ला और भी नहीं है। म्यांमार ये हमारे पड़ोसी देश है, ये भी नहीं है। लेकिन श्रीलंका हम लोगों से अच्छा खासा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।